तो इसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने आपको राज्य की स्थापना काफी बता दिया। अब एक बंगाल के सेक्शन को लेकर चलते हैं। कौन सा सेक्शन? बंगाल वाला सेक्शन को लेकर चलते हैं। आज के हिसाब से हम भारत का मैप बना रहे हैं। आज के हिसाब से इस तरफ से बनाता हूं ताकि मैं इधर कवर अप कर दूं, है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, ऑक्साइड चीन, आज पढ़ के आए हो छत्तीसगढ़ मैडम? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज है पार की लड़ाई। दूसरों को मत देख, ये देख तू पढ़ रहा है क्योंकि ये लोग कलेक्टर बनने के बाद वैसे भी तेरे को भूलने वाले हैं। तेरे को बर्दाश्त सिर्फ इस क्लास में लोग कर रहे हैं। ये लोग पूछ ना कसम खाए कि जैसे भाई हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे ना, सबसे पहले तो इस आदमी को भूल। नहीं सर, मेरा भाई बहुत हेल्प किया मेरी। आपका नोट्स सर का लिखा हुआ नोट्स। चलो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। झारखंड को भी जोड़ के क्या कर दो, बिहार, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये आज का बांग्लादेश, और ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनको मर्ज कर दो तो बना दो असम। क्या बना दो? असम। इसको इतिहास से लेकर चलते हैं और आराम से समझते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मोटा मोटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? बिहार, ठीक। बिहार में जुड़ गया क्या? झारखंड। चलो जोड़ी दो, ये लो झारखंड ही लिख दो। हालांकि उस समय झारखंड वारखंड था, झारखंड। हालांकि इसको हम लोग डिस्कस कर लिए ना 15 नवंबर 2000। और ये है उड़ीसा। क्या है ये? उड़ीसा। आज ये क्या बन गया है? ओडिशा। आज बना है, उस समय के हिसाब से इसका नाम लिख रहा हूं उड़ीसा। फिर ये आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है ये? वेस्ट बंगाल, ठीक। और उसके बाद ये असम के पूरे 7 सिस्टर्स को देखेंगे। आया? असम विथ 7 सिस्टर्स, इंक्लूडिंग असम 7 सिस्टर्स, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आराम से समझो। उस समय ये पूरे को असम मानना, जो 7 सिस्टर्स है पूरे को क्या मान लेना? असम मान लेना। क्या मान लेना मैडम? असम। तो ये पूरा है असम। तो हम चल रहे हैं यहां पर, पहला बात 2 दिसंबर 1228 1228, 2 दिसंबर 1228, 2 दिसंबर 1228 को, 2 दिसंबर 1228 को ध्यान दीजिएगा, 2 दिसंबर 1228 को, 2 दिसंबर 1228 को चाओ लुंग सुकाफा, एक आदमी का नाम है, शासक का नाम है, एम्परर का नाम है चाओ लुंग सुकाफा। चाउमीन लॉन्ग है चाओ लुंग सुकाफा। चाओ लुंग सुकाफा के द्वारा 2 दिसंबर 1228 को अहोम साम्राज्य की स्थापना असम में की गई। इसीलिए असम स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। ऐसा ऑन 2 December 1228 Ahom kingdom was established by Chao Lung Sukapa
असम, इन असम। तो अहोम किंगडम की स्थापना की गई। कौन से किंगडम? अहोम किंगडम की स्थापना की गई। अहोम किंगडम की स्थापना की गई 2 दिसंबर 1228 को। किसके द्वारा? चाओ लुंग सुकाफा के द्वारा। चाओ लुंग सुकाफा, इस सुकाफा में पीएच है, होता है ना, चाओ लुंग, नहीं वही है फिर, चाओ लुंग सुकाफा के द्वारा असम में अहोम किंगडम की स्थापना की गई। इसलिए प्रतिवर्ष असोम दिवस मतलब असम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर 1228 को। इसमें उस समय पूरे के पूरे 7 सिस्टर्स आ जाएंगे, पूरे के पूरे 7 सिस्टर आएंगे। उसको एक सम्मिलित रूप में क्या बनेंगे? असम किंगडम। और किंगडम का एक्चुअल नाम क्या है? अहोम किंगडम। असम में अहोम किंगडम की स्थापना की गई चाओ लुंग सुकाफा के द्वारा 2 दिसंबर 1228। तो अब देखो 1 नवंबर 1956 को असम बना है, अगर देखा जाए तो कायदे से, या उसके पहले देखोगे तो 26 जनवरी 1950 को पार्ट ए के अंतर्गत एक राज्य बना। लेकिन ये लोग अपना स्थापना दिवस कब मानते हैं? इस पुराना इतिहास के आधार पर 2 दिसंबर 1228 के आधार पर आया। अब आ जाओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो इतिहास को पहले इस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं आपका 1202। क्या लेते हैं? 1202 मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1202 यहां से पकड़ते हैं, कहानी को यहां से पकड़ते हैं। 1202 में 1202 के पहले अगर जाएंगे 1193 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। यह है तराइन, यह है तराइन आपके हरियाणा में 1191 में। कितना बोल दिया? 93 नहीं, 1191 में। इसके पहले अगर देखोगे तो 1175 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण किया था मुल्तान में, जो अब मुल्तान आज पाकिस्तान में। 1175 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया था मुल्तान में, और यही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 को होता है तराइन का पहला युद्ध। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन which was happened in between Sahabuddin Muhammad Gauri and Prithviraj Chauhan. This was happened in 1191 in Tarain. This was the first battle of Tarain, and this battle was won by पृथ्वीराज चौहान। और तराइन के पहले युद्ध को पृथ्वीराज चौहान ने जीता। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1 साल के बाद 1192 को होता है तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। लेकिन इस युद्ध को जीतते हैं मोहम्मद गौरी। किसकी सहायता से? राजा जयचंद की सहायता से। इसको हमने काफी डिस्कस कर लिया है। राजा जयचंद जो कि कहीं ना कहीं सहयोगिता के पिता थे, पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, उन्होंने ही साथ दिया मोहम्मद गौरी का, और 1192 तराइन के दूसरे युद्ध को जीतते हैं मोहम्मद गौरी। तो तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है, जीतने के बाद ये दूसरा युद्ध कहलाता है भारत में मुस्लिम प्रभुत्व का प्रारंभ, द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम अंपायर। और 2 साल के बाद होता है तराइन का, इस 2 साल के बाद होता है चंदाबर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। अब इसी मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच होता है युद्ध कन्नौज में, एक जगह है चंदाबर। द बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चंदाबर विच वॉज हैपेंड इन 1194 इन बिटवीन राजा जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी इसको भी जीत जाते हैं। तो चंदाबर का युद्ध कहलाता है भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। आया 1191 तराइन का पहला युद्ध,
1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध, इसके बीच में 1193 मोहम्मद गौरी के साथ 4 गुलाम आए थे। पहला गुलाम गजनी में ही बैठा हुआ था, अफगानिस्तान गजनी में, ताजुद्दीन याल्दौज। मुल्तान में इसका एक गुलाम बैठा था मोहम्मद गौरी का, नासरुद्दीन कुबाचा। और लाहौर और दिल्ली में बैठा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। और बंगाल में उसने बैठा दिया बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी जो 1193 है ना, वो भी खाली नहीं है। 1193 को बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नस्ते नाबूद कर देता है, यहाँ की पूरी लाइब्रेरी को जला देता है, पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। 1 हफ्ते तक जलते रहता है, ऐसा समझ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यही बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में जलाया था और यहाँ के शासकों को हराते पूरे बंगाल में कब्जा कर लेता है। तो बंगाल में आपको ये असम भी ले लेना है, नहीं समझ। जब मैं बंगाल की बात करूंगा ना, तो उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और ये पूरे 7 सिस्टर्स आ जाएंगे। आया? तो इस प्रकार से 1202 तक पूरा बंगाल को जीत लेता है बख्तियार खिलजी। तो इस प्रकार से 1202 में ये पूरा बंगाल को जीता गया और बनाया गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंगाल सल्तनत। देख तो स्पेलिंग यहाँ नहीं आएगा, ये लग रहा है, ठीक है। बंगाल सल्तनत, हिंदी में बोलेंगे बंगाल सल्तनत, इंग्लिश में बंगाल सल्तनत है, बस कुछ नहीं है। सलाद खाना है, क्या खाना है? सलाद खाना है। सैलेड लेके आओ थोड़ा, भूख लग रहा है मैडम? नहीं यार, मैं भोजन से ना वो कर दिया। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। ये लोग चाहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग मेरा वीडियो खराब हो जाए, समझे? 1202 में बख्तियार खिलजी के द्वारा पूरे बंगाल को जीता गया और बनाया गया बंगाल सल्तनत। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी आया। अब ये 1202 से लेकर 307 तक बंगाल सल्तनत रहता है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। लेकिन 1576 में इस बंगाल को जीतता है अकबर। कौन जीतता है? अकबर। और अकबर के साम्राज्य को, तो अकबर अपने पूरे भारतवर्ष को 12 सूबों में तोड़ देता है। कितने सूबे? जैसे आज राज्य है ना भाई, वैसे वो 12 राज्य में तोड़ देता है। उस समय राज्यों क्या बोलते हैं? सूबा। और हर सूबा में एक गवर्नर बैठा देता है, सूबेदार। क्या है? सूबेदार। तो 1576 में ये पूरे बंगाल, जब मैं बंगाल बोल रहा हूं ना, तो यहाँ पर दिमाग में लगाना है, किसको दिमाग में बैठाना है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और ये पूरा 7 सिस्टर्स सब ले लेना है। तो ये बन गया, अकबर इसको जीतता है पूरे बंगाल को। बंगाल को बना देता है बंगाल सूबा। क्या बना देता है? बंगाल सूबा। इसको बना देता है बंगाल सूबा। कौन? मुगल सम्राट अकबर। अकबर के शासन में टोटल कितने सूबा थे? 12 सूबा। और औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा सूबा था 16। कितना था? 16। ठीक, अब देखो फिर इसके बाद आगे 200 साल के बाद 1719 में मुगल सम्राट जो होते हैं, 1719 में जो मुगल सम्राट होते हैं, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह बहुत रंगीले मिजाज के थे। कैसे मिजाज के थे? रंगीले मिजाज के थे। एनी टाइम ऐसे 10-15 दासियां लेके रहती थी अंगूर। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ही लोग शासक बन जाओगे हैं, तो या तो भैया काम काज करोगे और देश का विकास करोगे, या तो तुमको मिल गया है गद्दी और तुमको मिल गया है राजा, तो क्या विकास करना? लेट गए हो है सोफा में, 2 दासियां इधर जो ऐसे ऐसे भौंक रही है, पंखा, अरे गर्मी है, भारत है भाई है, और हवा दे रही है 4-5 दासियां और 2-4 तो क्या पकड़ के रखे? अंगूर। और तुम लोग डूबे हो भोग विलास में है। ऐसे ही था कौन?
मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आएगा अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आएगा आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड। और आलमगीर सेकंड के बाद आएगा आपका ये शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। और सॉरी अकबर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद आएगा अकबर द्वितीय। सॉरी शाह आलम, फिर से सॉरी, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद आएगा आपका अकबर द्वितीय। और उसके बाद आएगा आपका लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ऐसा समझ। तो ये जो मोहम्मद शाह था, आजा आजा कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो इंसान बहुत बिजी होता है वो इस प्रकार से क्लास के समय निकाल के आता है कि चलो भैया क्लास को भी टाइम दे दिया जाए। बैठो बैठो। तो मैं तो तुमको पहले बोल दिया है बड़े बिजी आदमी हो यार। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, अब तुम्हारा लेने के ऊपर है कैसा लेते हो, है कि नहीं? गलत कर रहा हूँ? सही है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शाह की। तो ये मोहम्मद शाह मुगल सम्राट में ऐसा शासक हुआ जो रंगीले मिजाज का था। और इसके कारण क्या हुआ, ये बैठा हुआ था दिल्ली में। मोहम्मद शाह दिल्ली में बैठा हुआ था। और दिल्ली में बैठा हुआ था, यहां पर भारतवर्ष में दक्कन में एक सूबेदार है, इधर बंगाल में एक सूबेदार है, गुजरात में एक सूबेदार है, पंजाब में एक सूबेदार है? सब जगह अपना अपना सूबेदार बैठाया हुआ है। अब बाद में सूबेदार क्या सोचेगा, अरे यार वो दिल्ली का जो शासक है उतना ताकतवर नहीं है, वो अपने में खोया हुआ है। तो इसी मोहम्मद शाह के शासन काल में जितने सूबेदार थे, उसके गवर्नर थे, वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए। ऐसा में इसीलिए तो हैदराबाद रियासत का जन्म हुआ, नहीं आया? इसलिए अवध रियासत का जन्म हुआ और इसी प्रकार से बंगाल रियासत का जन्म हुआ। तो मोहम्मद शाह भारत का मुगल सम्राट था। इतिहासकार उसको कौन सा टैग दे दिए, टाइटल? रंगीला। तो उसका पूरा नाम क्या हो गया? मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसा समझ। अरे मैं नहीं छोड़ रहा हूं कि मैं मजाक मस्ती में बोल रहा हूं, नहीं, इतिहास में उसका नाम दर्ज है, इतिहासकारों के द्वारा नाम दिया गया है। तो इसी प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, जो कि ये बंगाल था, बंगाल किसके अधीनता में था? मुगल सम्राट के अधीनता में एक सूबा था। उसको यहाँ का जो सूबेदार था मुर्शिद कुली खां अपने अधिग्रहण में ले लेता है और क्या बना देता है? बंगाल रियासत। तो यही बनता है बंगाल रियासत। क्या बनता है? बंगाल रियासत। बंगाल प्रिंसली स्टेट। 12 सूबेदार थे ना सर? अरे मैडम पूरे भारतवर्ष में 12 थे। अच्छा, अकबर के समय में, अच्छा। औरंगजेब के समय में 16 सूबा हो गया। ठीक ठीक। तो मोहम्मद शाह को बाय डिफॉल्ट क्या मिला? 16 सूबा मिला ना भाई। लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसी के गवर्नर लोग अपने आप को क्या बना दिए? उस एरिया के स्वतंत्र शासक बना दिए। इंडिपेंडेंट किंगडम वहां पर स्थापित हो गया, है कि नहीं यार? तो इसी प्रकार से था मुर्शिद कुली खां। कौन? मुर्शिद कुली खां। इसका सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। अब समझो इसकी कहानी को, मुर्शिद कुली खां की कहानी को समझो। यही मुर्शिद कुली खां है जो अपनी राजधानी बनाता है मुर्शिदाबाद को। आज मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में एक शहर है? तो यह है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां। ये मुर्शिद कुली खां कौन थे? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के एक सूबेदार, जिन्होंने बंगाल जो सूबा था उसको स्वतंत्र रियासत बना दिया। इसलिए मैंने लिखा है प्रिंसली स्टेट। बंगाल रियासत बन गया 1719 में। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद अगले नवाब बनते हैं। तो बंगाल प्रिंसली स्टेट के पहले नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। फिर इसका 1740 में नवाब बनते हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, ये कोई काम का नहीं है, बस नाम याद रखना है। 1756 में नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला बहुत बड़ा कारनामा करेगा।
कौन? सिराजुद्दौला। हिंदी में भी लिख देता हूं, दिमाग में बैठेगा नाम, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। देखो अब इस सिराजुद्दौला की कहानी सुनो। इस समय बंगाल के गवर्नर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल के, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। ये क्लाइव की स्पेलिंग देख लीजिए, बता दो क्या है, बस देख लेना थोड़ा। लॉर्ड क्लाइव पूरा नाम है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट को भी मारो गोली, क्या याद रखो? लॉर्ड क्लाइव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बाद में यही पद क्या बन जाएगा? वायसराय। क्या बन जाएगा? वायसराय। बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। अब हुआ क्या? ये जो सिराजुद्दौला है, ये जो सिराजुद्दौला है, कलकत्ता में एक हॉल को सिंपल सा बना देता हूं। कलकत्ता में एक हॉल था। क्या था? एक हॉल। कैसे बनाते थे यार बचपन में? हाँ याद आ गया, ये तो घर बन गया। हाँ घर ही बनाना है मैडम, घर ही बनाना है। बचपन में ऐसे बनाते थे ना, पहले एक रेक्टेंगल, फिर एक रेक्टेंगल, फिर ऐसे मिला देते थे। एक घर है, इस घर का साइज है 18 फीट बाई 14 फीट। लंबाई 18 फीट और चौड़ाई कितना है? 14 फीट। इसके अंदर 140 अंग्रेजों को कैद कर दिया। ये सिराजुद्दौला क्या किया? 146 ब्रिटिशर्स को क्या किया? कैद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। घुटन के कारण 23 अंग्रेजों को छोड़कर बाकी सबकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 23 को छोड़कर, कितने को छोड़कर? 23 अंग्रेजों को छोड़कर बाकी सबकी मृत्यु हो गई। इस 23 में से एक था हॉलवेल। कौन था? हॉलवेल। इस 23 में एक था हॉलवेल। ऐसा है, यही हॉलवेल निकला बाहर। माँ की कसम बताओ यार, बहुत मुश्किल से वो निकले, बाकी लोग तो मर गए। यही घटना कहलाती है ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट ये कब हुआ था? 20 जून 1956 में। कौन किया था ये? सिराजुद्दौला। आया, इसी को कहते हैं ब्लैक होल इंसिडेंस। ब्लैक होल इंसिडेंस आया समझ? अब अच्छे से कहानी को सुनो। 1756 है। 1756 में सिराजुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। ये सिराजुद्दौला क्या करता है? 18 फीट बाई 14 फीट के एक हॉल में 146 अंग्रेजों को कैद कर देता है, बंद कर देता है। घुटन के कारण 23 को छोड़कर बाकी सब निपट जाते हैं। 23 में 40 होता है क्या? 23 में 40, 23 में 40 होता है ना, मतलब 123 लोग मारे गए, 123 लोग निपट गए। अब बाकी 23 में एक बंदा कौन था? हॉलवेल। यही आकर इस घटना का वर्णन करता है। इसी के स्टेटमेंट के आधार पर रिपोर्ट तैयार होता है और इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। कब की घटना है? 20 जून 1756। इससे अंग्रेजों का माथा क्या हो जाता है? खराब। इससे अंग्रेजों का माथा खराब हो गया। अब अंग्रेज और नवाब के बीच क्या होगा? युद्ध। और इनकी सेना टकराती है वेस्ट बंगाल के प्लासी में। कहां टकराती है? प्लासी में। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो इसके बाद अगली कहानी वही है, क्या? बैटल ऑफ प्लासी। कहानी पढ़ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि यार?
देखो, तो ये आपका है प्लासी, वेस्ट बंगाल में यहां पर है प्लासी, ये आपका है प्लासी। तो यहां पर होता है बैटल ऑफ प्लासी। जस्ट एक साल बाद, ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक होल की घटना के एक साल के बाद, 3 दिवस बढ़ा 23rd of June 1757, the battle of Plassey, battle of प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन करते हैं? लॉर्ड क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन करता है? लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजू दौला। इसको हिंदी में लिख देता हूं, नाम बैठेगा दिमाग में, सिराजू दौला। और इस युद्ध को जीतते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड क्लाइव। ऐसा दिस वॉज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। अब इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का दबदबा बढ़ जाता है। आया, अंग्रेजों का दबदबा बढ़ जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी कहलाता है द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया। आया, ये बिगिनिंग कहलाएगा, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। क्या कहलाता है? प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद कुछ साल के बाद ध्यान दो, अब ये सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाया जाता है, ऐसा समझ, और इसी के ही सेनापति को बनाया जाता है बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। मीर जाफर को बनाया जाता है बंगाल का अगला नवाब। अब समझिए, ये मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का ही सेनापति था। अंग्रेज इसको अपने गुट में मिला लेते हैं, ऐसा समझ। और मीर जाफर को कहते हैं कि देख बेटा, तू सिराजुद्दौला की तरफ से आना, लेकिन लड़ना किसकी तरफ से? मेरे तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से। जैसे सिराजुद्दौला निपटेगा, तुमको बना दिया जाएगा बंगाल का नवाब। तो इस प्रकार से अगला नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद अगला नवाब बनता है मीर कासिम। मीर कासिम। तो बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर कासिम। और मीर कासिम बहुत स्ट्रिक्ट प्रवृत्ति का रहता है। ये जैसे शासक बनता है, नवाब बनता है बंगाल का, ये अंग्रेजों के ऊपर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा देता है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है। तो अंग्रेजों का माथा खराब हो जाता है। अब अगला युद्ध होगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। लेकिन इस समय तक भारत के जो बंगाल का गवर्नर था वो चेंज हो जाता है, और वो हो जाता है वेंसी टॉट। कौन हो जाता है? वेंसी टॉट। बंगाल का अगला जो गवर्नर बन जाता है लॉर्ड क्लाइव से कौन बन जाता है? वेंसी टॉट। तो अब युद्ध होता है यहां पर बिहार के बक्सर में। कहां युद्ध होता है? बिहार के बक्सर में। तो ये होगा द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहलाएगा बैटल ऑफ बक्सर। ये होता है 22 अक्टूबर 1764। दिस वॉज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन रहते हैं? वेंसी टॉट, है ना। लेकिन ब्रिटिश अंपायर के जो सेनापति रहते हैं वो रहते हैं कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो। और याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे? वेंसी टॉट, मतलब वेंसी टॉट। नहीं आया? वर्सेस बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? मीर कासिम। यही तो तरह तरह के टैक्स लगाया था, मीर कासिम। ये मीर कासिम कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल। प्लस इसका साथ देते हैं अवध के नवाब। अवध के नवाब, ये है अवध, ये है अवध। अवध के नवाब, अवध के नवाब, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। सुजा देते थे। अगर मान लो तुम लोग कुछ बोल दिए उल्टा सीधा, तो मैं तो देखो शरीफ आदमी हूं, है ना, मारता वारता नहीं हूं। सुजाता हूं क्या? मैं बताओ, है कभी कोई देखे मैं सुझाया हूं? तू डर क्यों गई? नहीं, इतने अहिंसा वाले व्यक्ति से डर रहे।
लेकिन वो सुजा देते थे। कौन? सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला अलग था और ये क्या है? सुजाउद्दौला। तो याद रखना अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ये थे सुजाउद्दौला। प्लस दिल्ली में बैठे हुए थे, दिल्ली में बैठे हुए थे मुगल सम्राट, मुगल एम्परर। दिल्ली में बैठे थे कौन? मुगल एम्परर, मुगल एम्परर कौन? शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। याद रहेगा? तो इस टॉपिक के तहत मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास का पृष्ठभूमि बता दिया है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, इसको मिटाऊं। अब क्या हुआ? इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज। बक्सर की इस युद्ध को भी कौन जीतते हैं? अंग्रेज। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था अंग्रेजों और ये भारतीयों के बीच क्या? बैटल ऑफ बक्सर। बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, अवध के नवाब, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, और इधर से बंगाल के गवर्नर थे वेंसीटॉट, लेकिन कैप्टन कौन थे? सेना के कैप्टन, आर्मी के कैप्टन कौन थे? कैप्टन मुनरो। और इनकी जीत होती है। बक्सर का युद्ध इन्होंने जीत लिया, तो ये कहलाता है, बक्सर का युद्ध कहलाता है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना। लेकिन प्लासी का युद्ध क्या कहलाता है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। और ये क्या कहलाता है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। इतना है समझ? अंग्रेज हमेशा इसलिए जीतते थे आधुनिक हथियार ये सब के कारण। हाँ, वो भी पकड़ लो। प्लस कूटनीति भी कोई चीज होती है मैम, जैसे वहां के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। हाँ, एक चीज होता है कि नहीं? अब एक चीज और बताता हूं। अब ये युद्ध हुआ है, तो युद्ध होने के बाद इनके बीच क्या होगा? समझौता होगा। क्या होगा? समझौता। तो समझौता होता है इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ये होता है 12 अगस्त 1765 में होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत, इस संधि में ईस्ट इंडिया के कंपनी की तरफ से जाते हैं लॉर्ड क्लाइव। अब ये फिर से गवर्नर बन जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव प्लासी के युद्ध में, फिर कौन बन जाते हैं? वेंसीटॉट, फिर से बन जाते हैं लॉर्ड क्लाइव। फिर से कौन बन जाते हैं? लॉर्ड क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर। तो यहां पर लॉर्ड क्लाइव रहते हैं, लॉर्ड क्लाइव रहते हैं अंग्रेजों की तरफ से, है ना। और भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं शाह आलम सेकंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड आया। और शाह आलम सेकंड और लॉर्ड क्लाइव के बीच होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 में, इलाहाबाद की संधि। अब संधि में कुछ समझौते होंगे, हैं? तो शाह आलम सेकंड के द्वारा ये पूरे बंगाल में टैक्स फ्री काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब टैक्स फ्री काम करने का अधिकार प्राप्त हो गया, मतलब वो पूरा एरिया किसके हाथ में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये बंगाल रियासत, बंगाल प्रेसिडेंट स्टेट नहीं कहलाएगा, बल्कि कहलाएगा बंगाल प्रोविंस, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस। समझ आया? कब से? 12 अगस्त 1765 से। कहानी समझ आया? इसलिए तब पृष्ठभूमि बताया। चलिए, ये तो अच्छा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, जैसे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो तुम लोग फिर से देख सकते हो, क्योंकि इतनी बात आपको बुक में नहीं मिलने वाली। ये तो मैं इतना पढ़ के अपने हिसाब से सीक्वेंस किया हूं, अपने हिसाब से इतिहास को बनाया हूं। आया समझ? इसको मैं मिटाऊं? इसमें आज की कही गई हर बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितना मैं मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से समझाया हूं, और ये
ये बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो भूख लग रहा है और इसको कुछ खिलाओ यार। वो तू ब्रेड लाई थी ना क्लास के बाद खाने दो मैडम, खाने दो। पेट में भोजन रहेगा तब पढ़ाई होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। तो 12 अगस्त 1765 से बंगाल प्रिंसली स्टेट बन जाता है। बंगाल क्या, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। बस यहां पर ध्यान रखना है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना तो इसमें ये पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा बिहार, बिहार के अंदर झारखंड, फिर उड़ीसा, क्या आ जाएगा, उड़ीसा, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, पूरा 7 सिस्टर ऐसे आ जाएगा। भूटान को छोड़कर, सिक्किम को छोड़कर ऐसे आ जाएगा। इतना लेने के बाद ये पूरे को हम कहेंगे ब्रिटिश प्रोविंस, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस। इसमें क्या छोड़ना है वो समझिए। एक यहां पकड़ना है जो आज वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है, ये प्रिंसली स्टेट था, शुरू से ही प्रिंसली स्टेट है। इसका नाम है कूच बिहार। क्या है, कूच बिहार। तो कूच बिहार बंगाल ब्रिटिश प्रांत में नहीं था, वो अपने आप में क्या था, प्रिंसली स्टेट था। ये था कूच बिहार। क्या था ये, कूच बिहार। ठीक, यहां पर पकड़ना है, ये आपका है मणिपुर और ये आपका पकड़ना है त्रिपुरा। ये दोनों क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था शुरू से, और त्रिपुरा भी क्या था, प्रिंसली स्टेट था। और एक पकड़ना है, ये पूरा मेघालय राज्य नहीं पकड़ना है, मेघालय में सिर्फ पकड़ना है खासी। 3 पहाड़ियां यहां पर, 3 है माउंटेन सीरीज, गारो, खासी, जैंतिया। तो सिर्फ कौन सा, खासी। कौन सा, खासी। इसी खासी में क्या है, शिलोंग है, मानसिंग राम है, चिरापुंजी है, आया। इसीलिए तो शिलोंग शुरू से ही क्या था, प्रिंसली स्टेट वाला एरिया था, वहां की कैपिटल था शिलोंग, है ना। तो ये है खासी स्टेट। क्या है ये, खासी स्टेट। ये आपका पकड़ना है खासी स्टेट, खासी प्रिंसली स्टेट। तो ये 4 प्रिंसली स्टेट शुरू से रहे, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस के आसपास ये 4 रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा क्या रहा है, ब्रिटिश प्रोविंस रहा है। इतना कहानी समझ आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब समझते हैं। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस है। 1905 में, कब, 1905 में, 1905 की स्थिति में भारत के वायसराय, मतलब यहां से काफी साल बाद, 200 साल बाद की बात कर रहा हूं, 1905 में भारत के वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन। कौन हुए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन देख रहे थे कि ये जो आज का बांग्लादेश है और ये जो आज का असम है, ये पूरा एरिया को उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना, और ये जो आज का वेस्ट बंगाल है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा है, ये हिंदू बहुल एरिया था। तो वो देखे कि हिंदू मुसलमानों के बीच एकता की भावना का विकास हो रहा है, एकता की भावना का विकास हो रहा है। कौन देखे, लॉर्ड कर्जन 1905 में, कि हिंदू मुसलमानों के बीच एकता की भावना का विकास हो रहा है, नेशनल मूवमेंट प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। वो दिमाग लगाया, फूट डालो शासन करो नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया, और उसके तहत वो बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया। और उनसे कारण पूछा गया कि भाई कारण क्या है, क्यों बंगाल को 2 भागों में बांट रहा है। तो वो बोला कि भाई प्रशासनिक असुविधा हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रहा है। आया है, तो समझ आया। तो इस प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 को
वायसराय लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। मतलब यहां से बॉर्डर खींच दिया गया, देखो ये देखो ऐसे ऐसे बॉर्डर खींच दिए, तो ये बन गया ईस्ट बंगाल और ये हो गया वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में आज का पूरा 7 सिस्टर आ जाएगा, ये को छोड़ के प्रिंसली स्टेट्स को छोड़कर, प्रिंसली स्टेट वैसे भी ब्रिटिश नियंत्रण में था ही नहीं, और ये हो जाएगा ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में आज का ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दो भागों में बट गया। ईस्ट बंगाल में आज का पूरा 7 सिस्टर, मणिपुर त्रिपुरा को छोड़कर, खासी स्टेट को छोड़कर ये ईस्ट बंगाल हो गया। असम का पूरा सेक्शन और बांग्लादेश, और इधर की तरफ में वेस्ट बंगाल में क्या आ गया, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा आ गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा आया। तो ये था बंगाल पार्टीशन। क्या किया इन्होंने, बंगाल पार्टीशन। इन्होंने क्या किया, बंगाल पार्टीशन। तो ये हुआ बंगाल पार्टीशन। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब समझो कहानी। एक्चुअल में इसके द्वारा अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा किया गया, जिसके तहत 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल दो भागों में विभक्त हो गया। पूर्वी बंगाल जिसमें थे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जिसमें आज का है बांग्लादेश और ये असम के पूरे सिस्टर्स। वेस्ट बंगाल जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये था हिंदू बहुल क्षेत्र आया। लेकिन वास्तव में ये प्रशासनिक असुविधा एक बहाना था, ये एक्चुअल में हिंदू मुस्लिमों की एकता को विभक्त करने के लिए, विखंडित करने के लिए उन्हें बांटा गया आया। ये था बंगाल विभाजन आया। आगे बढ़े, कहानी को आगे बढ़ाए। इसको एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं। गिविंग रीजन फॉर administrative inconvenience, the immediate viceroy Lord Curzon announced Bengal partition on 20th of July 1905. The Bengal partition came into force on 16th October 1905. कहानी खत्म। The Bengal had been divided into two parts, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का कैपिटल बनाया गया ढाका को, वेस्ट बंगाल का कैपिटल बनाया गया कोलकाता को। चलिए इतना कहानी आगे बढ़े। अब 1911 में क्या हुआ, 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसका, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटेन इस तरफ पड़ेगा, ये बोर्ड इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, अच्छी तो बन जाएगा। ये आपका है ब्रिटेन, क्या है ये, ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये है नॉर्थ आयरलैंड, ये है आयरलैंड। आयरलैंड को छोड़कर इधर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, इन सबको मिलाकर बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक, इसका सम्मिलित कैपिटल माना जाता है लंदन को। किसको, लंदन को। ठीक, इस समय ब्रिटेन के राजकुमार थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। कौन थे, जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फिफ्थ। और इनकी पत्नी थी मैरी। कौन थी, मैरी। इनका भारत आगमन होना था, तो ये लोग भारत आते हैं पानी जहाज से और उतरते हैं मुंबई में। कहां उतरते हैं, मुंबई में। इनके स्वागत में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। इस समय भारत के वायसराय थे, किसका स्वागत किया जा रहा है, जॉर्ज फिफ्थ का। किसका, जॉर्ज फिफ्थ का तथा महारानी मैरी का। कौन कर रहा है स्वागत, वायसराय हॉर्डिंग सेकंड, हॉर्डिंग सेकंड। ठीक, तो हॉर्डिंग सेकंड बोला बेटा ब्रिटेन का राजकुमार आ रहा है जॉर्ज फिफ्थ और उनकी महारानी मैरी। तो यार एक काम मैं करता हूं, ये लोग उतरेंगे मुंबई के पोर्ट में, है ना, तो यहां मैं बना देता हूं गेटवे ऑफ इंडिया।
तो इन्हीं के स्वागत में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया, ये बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। और हॉर्डिंग सेकंड जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मेरी को लेकर जाते हैं। उस समय भारत की राजधानी थी कलकत्ता, फिर कलकत्ता से लेकर जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें महाराजा सीधा सीधा रूबरू होंगे भारत की जनता से। ऐसा ट्रीट करो, आईफा अवार्ड चल रहा है, कौन सा आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड के स्टेज पे बैठे हुए हैं जॉर्ज फिफ्थ, महारानी मेरी, हॉर्डिंग सेकंड, और सामने पब्लिक बैठी हुई है। तो पब्लिकों की डिमांड थी कि देखिए ना महाराज, जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। हम चाहते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और फिर से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को मर्ज कर दिया जाए। ठीक, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड पब्लिक की हुई कि देखिए ना महाराज, ये जो ब्रिटिश प्रोविंस है, इसको पूरे को पूरे को कहा जाता है बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस। बताइए यहाँ कोई बंगाली रहता है क्या? यहाँ तो हम रहते हैं बिहारी लोग, है कि नहीं? यहाँ पर उस समय पूरे को बिहारी बोलेंगे, और यहाँ ओडिया लोग रहते हैं, इस सेक्शन में बंगाली लोग रहते हैं, इस सेक्शन में असमिया लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या बोला जाता है? बंगाल। एक ही नाम बोला जाता है, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस। हम चाहते हैं कि भाषाओं के आधार पर अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंस बनाया जाए। बिहारियों के लिए बनाया जाए बिहार ब्रिटिश प्रोविंस, ओडिया लोगों के लिए बनाया जाए उड़ीसा ब्रिटिश प्रोविंस, और बंगालियों के लिए तो रहेगा ही बचा कुचा बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस, और असमिया असम भाषा बोलने वाले के लिए बनाया जाए असम ब्रिटिश प्रोविंस। राजकुमार तो इतने खुश थे कि मां की कसम मेरा क्या स्वागत हुआ है, ग्रांटेड, आए हुए अनाउंस कर दिए कि दिया जाए। तो क्या दिया जाएगा? बिहार ब्रिटिश प्रोविंस, उड़ीसा ब्रिटिश प्रोविंस, असम ब्रिटिश प्रोविंस, और ये तो बचा हुआ क्या रहेगा? बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस, ग्रांटेड। साथ ही साथ राजकुमार जो किंग आए थे, प्रिंस आए थे, कौन? जॉर्ज फिफ्थ। प्रिंस जॉर्ज फिफ्थ बोले कि कहा यार, कलकत्ता को तुम लोग राजधानी बना के रखे हो, राजधानी किसको बना दो? दिल्ली को। तो इस प्रकार से राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। आया? तो कैपिटल चेंज हुआ, कहां से कहां? कोलकाता टू दिल्ली। आया? ये 3 अनाउंसमेंट हो गए। अनाउंसमेंट कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 को। आया? लेकिन ये तीनों जो काम अनाउंसमेंट हुआ है वो बनेंगे कब? 1912 में। और बनाएगा कौन? हॉर्डिंग सेकंड। बड़ा आदमी क्या किया? अनाउंसमेंट करके चल गया। अब हॉर्डिंग सेकंड क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो 1912 में, 1912 में हॉर्डिंग सेकंड के द्वारा 3 काम किए जाएंगे। पहला, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल पार्टीशन एनल्ड। आया? एबॉलिश्ड, टर्मिनेटेड, कहानी खत्म, एंडेड। दूसरा एक काम करो, कैपिटल चेंज फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये हो गया। तीसरा काम, पब्लिक ने क्या मांगा है? बिहारियों के लिए बिहार, ओडिया के लिए ओडियो के लिए उड़ीसा, असमिया के लिए असम, और बंगाल तो है ही है। लेकिन होर्डिंग क्या करता है? ये दोनों को मर्ज कर देता है, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस बना देता है। एक ही है बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, और दूसरा बनाता है असम प्रोविंस। कब बनाता है? डेट याद रखना है। तो ये डेट याद रखना है, 22 मार्च। कब बनाता है? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को हॉर्डिंग सेकंड बनाता है। पहला बनाता है कौन सा? दिमाग लगाओ, ये एक बनता है, ये पूरा मिलाकर बन जाएगा क्या? बिहार उड़ीसा प्रोविंस। क्या बन जाता है? बिहार उड़ीसा प्रोविंस। यहां लिख दो, यहां लिख दो, कहां समझ आएगा? बिहार उड़ीसा प्रोविंस, बिहार एंड, एक ही नाम है ना, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब ब्रिटिश प्रोविंस। और दूसरा क्या बनता है? असम ब्रिटिश प्रोविंस, असम प्रोविंस। क्या यहां तक की कहानी समझ में आया? कब बना ये? 22 मार्च 1912। इसीलिए बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। 1 नवंबर को नहीं मनाता। कब मनाता है? 22 मार्च को। बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है?
22 मार्च को बिहार स्टेट एस्टैब्लिशमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ मार्च एवरी ईयर। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। एक साल बाद बोल रहा हूं, कुछ साल बाद 1 अप्रैल 1936 को ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस से उड़ीसा अलग हो जाता है, तो ये सिर्फ बन जाता है 1 अप्रैल 1936 को क्या बन जाता है? उड़ीसा प्रोविंस। उस समय स्टेट का कंसेप्ट था ही नहीं। स्टेट का कंसेप्ट 26 जनवरी 1950 से आया, जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो इसीलिए उड़ीसा अपने आप को फर्स्ट स्टेट बोलता है ना? नहीं, आंध्र प्रदेश बोलता है। हाँ, इसीलिए उड़ीसा अपना एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाता है? 1 अप्रैल को, क्योंकि ये अपना एस्टैब्लिशमेंट कब मानता है? 1 अप्रैल 1936 को। अच्छा, उड़ीसा से अलग हुआ तो ये क्या बन जाएगा? बिहार प्रोविंस। क्या बन जाएगा ये? बिहार प्रोविंस। तो अब इसका नाम हो जाएगा बिहार प्रोविंस। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है कहानी? यस सर। है? इसका एस्टैब्लिशमेंट समझ आ गया, बिहार का समझ में आ गया। असम को तो बता ही दिया था 2 दिसंबर 1228 के अनुसार। है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसको देखो, ये बिहार प्रोविंस हो गया, बिहार झारखंड मिलाकर। ये उड़ीसा प्रोविंस हो गया, ये असम प्रोविंस हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, खासी और कूच बिहार को छोड़कर। लेकिन बीच में ये जो आज का वेस्ट बंगाल है और ये जो बांग्लादेश है, इन दोनों को मिलाकर क्या है? बंगाल प्रोविंस। अरे बाकी कट के निकल गए ना, तो ये क्या बचेगा बाय डिफॉल्ट? बंगाल प्रोविंस। आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर ये क्या कहलाएगा? बंगाल प्रोविंस, जो कि चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है। इतना समय आया? अब देखो 3 जून, कब? 3 जून 1947 क्या बताया था? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान हाँ सर, याद रखना। प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को प्रेजेंट होता है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रेजेंटेड, जिसके तहत 4 प्रावधान थे। देयर वर 4 प्रोविजंस। पहला, भारत एक स्वतंत्र देश होगा, भारत विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सेकंड, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। थर्ड, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय भारत संघ में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करे। द प्रिंसली स्टेट विल हैव द राइट टू मर्ज देमसेल्फ आइदर इन यूनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और दे कैन बी अनाउंस देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। फोर्थ क्लॉज क्या था? भारत तथा पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया जाएगा। On 15th of August 1947, India and Pakistan will be made as an independent country. इतना समय यही था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। जैसे ये अनाउंस होता है, रास्ता साफ हो जाता है कि यहां से बॉर्डर खींचाएगा। किसके आधार पर? जो खींचा था लॉर्ड कर्जन, याद करो 1905। क्लियर हो जाता है। तो ये सीधी सी बात है, अब कहलाएगा वेस्ट बंगाल। क्या कहलाएगा? वेस्ट बंगाल। इसके तहत 3 जून 1947 के तहत ये बनता है 20 जून 1947 को। वेस्ट बंगाल का आज का जो मैप है ना, ये जारी हो जाता है कब? 20 जून 1947 को। हालांकि देखा जाए तो मैप भी जारी नहीं हुआ है। पूछो क्यों? मैप कब जारी होता है? 17 अगस्त 1947 को। अरे याद नहीं आ रहा है? 17 अगस्त 1947 को। याद आ गया सर। कुछ याद आया? बोलना तो 17 अगस्त को था ना, 15 अगस्त के बाद क्या था वो? रेड क्लिफ प्लान खींचा था ना, वो तो वो बताया था, तब तो याद आ रहा है ना। हाँ,
रेड क्लिफ लाइन एक्टिव कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। और वो रिपोर्ट कब सौंपा था? 12 अगस्त 1947। तो ये तो लाइन था ही नहीं एक्चुअल देखा है, लेकिन समझ में आ गया था इस रिपोर्ट के आधार पर, इस प्लान के आधार पर, और 20 जून 1947 को एग्जिस्टेंस में ये आ गया। इसीलिए बंगाल, वेस्ट बंगाल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 20 जून को। कहते से इसको भी कब मनाना चाहिए? 1 नवंबर के हिसाब से। कैसे यार? अरे स्वतंत्रता के समय तुम क्या थे नहीं थे वो मैटर, और इस समय स्वतंत्र हुआ भी नहीं है भारत, देख रहे हो, तो इसको तो मनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलो अपना अपना क्या है, इतिहास है, अपना अपना क्या है, इतिहास है, उससे अपना क्या जुड़ाव होता है, अपने इतिहास से जुड़ाव होता है कि नहीं, पुराने लोगों के हिसाब से, है ना। ये हो गया कहानी। फिर इसके बाद आगे कहानी मैं बता ही चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि भाई 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है तो बिहार को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को और असम को रखा जाता है पार्ट ए के राज्य में। कहां रखा जाता है? पार्ट ए। बांग्लादेश तो गया और हमारा उसका विषय ही नहीं है, चर्चा करने वाला हमारा विषय नहीं है। ये तो ईस्ट पाकिस्तान था, 1971 में क्या बन जाता है? बांग्लादेश। ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है, ये समझ आया। और उसके बाद 1 नवंबर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1956 को बिहार बनता है, उड़ीसा बनता है और असम बनता है और वेस्ट बंगाल बनता है। ये सुबह सुबह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह समझ आया? इतना कहानी समझ में आया? पूरा इतिहास समझ में आया? लास्ट चर्चा, लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, इतना हम लोग चर्चा कर लिए ना। थोड़ा सा चर्चा और करना बाकी है। अब असम के तरफ चलो। कहां चलो? चलो असम। कहां चलो? असम, है कि नहीं? असम चलते हैं। असम को समझो, ये पूरा असम है, जिसमें से मणिपुर, त्रिपुरा, खासी स्टेट को छोड़कर ये प्रिंसिपल स्टेट है। बाकी क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस था। इसमें से ये ब्रिटिश प्रोविंस बना कब था? असम थोड़ा बताओ तो, ब्रिटिश प्रोविंस कब बना था? 22 मार्च, याद आ रहा है? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 क्या बना था? असम प्रोविंस। क्या बना था? असम प्रोविंस है ना पूरा। नहीं आ रहा क्या यार? नहीं आ रहा है? ये पूरा क्या है? असम प्रोविंस। क्या है ये? असम प्रोविंस। अब क्या हुआ वो सुनो। 1914 में ये जो आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब मेजॉरिटी एरिया वाला क्षेत्र था, जनजाति बहुल क्षेत्र था। कैसा था? जनजाति बहुल क्षेत्र था। तो यहां पर जनजातियों के विशेष तौर पर विकास के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, 1914 में आज के अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जनजातियों के विकास के लिए, क्योंकि ये क्या था? जनजाति बहुल क्षेत्र था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेजॉरिटी एरिया था, इनके विकास के लिए इस क्षेत्र का नाम रखा गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, आया समझ? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट रखा गया। इसका ये आज का क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जो उस समय क्या था? NEFT। आया? क्यों रखा गया मैडम? जनजातियों के विकास के लिए। किसके अंतर्गत रखा गया? असम प्रोविंस के अंतर्गत। मतलब यहाँ का शासन प्रशासन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? असम प्रोविंस ही देखेगा। आया? क्योंकि ये भी तो ब्रिटिश प्रोविंस है ना। ठीक, हिंदी में क्या नाम होगा सर? निकाल लेना मैडम। उत्तरी पूर्वी सीमा पथ, उत्तरी पूर्वी सीमा पथ। ठीक, अब आ गया इतना है समझ? इतना है। इसके बाद कहां चलता हूं? हाँ, इसके बाद चलो लेते हैं। इसके बाद 26 जनवरी
1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो असम जो ब्रिटिश प्रोविंस है वो भारत का एक स्टेट बन गया। कौन सा स्टेट? पार्ट ए का स्टेट बन गया। नहीं बन गया? क्या बन गया? असम स्टेट बन गया। तो ये जो NEFT था ये फिर भी बना रहा। अब इसका शासन प्रशासन कौन देखेगा? असम स्टेट। कौन देखेगा? असम स्टेट। ये आया, ये आया। उसके बाद 1954 को भारत सरकार को लगा कि NEFT का नाम चेंज करना चाहिए। ऐसा नाम चेंज करके रख दिया गया NEFA, नेफा। क्या नाम रख दिया गया? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब इसका प्रशासन असम राज्य के पास नहीं रखा गया। इसका शासन प्रशासन चल गया केंद्र सरकार के पास। मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी। नहीं आया? पहले जब ये NEFT था तो इसका शासन प्रशासन पहले किसके पास था? असम प्रोविंस के पास। फिर किसके पास आ गया? असम स्टेट के पास। क्योंकि 1950 में पार्ट ए असम स्टेट बन गया था। नहीं आया? आया ना? लेकिन 1954 में भारत सरकार ने क्या किया? इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर दिया। और इसका शासन प्रशासन कहां चल गया? केंद्र सरकार के पास। मतलब आज के हिसाब से देखोगे तो क्या बन गया? ये यूनियन टेरिटरी। और बाद में समझिएगा, और बाद में समझिए, ये बताइए ये क्या है? ये क्या है? त्रिपुरा। 1900 1 नवंबर 1956 में ये क्या थे? यूनियन टेरिटरी। याद कीजिए 1 नवंबर 1956 में त्रिपुरा और मणिपुर क्या था? यूनियन टेरिटरीज था। और ये सब एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। ये पूरे को ऊपर से लेकर नीचे तक क्या बोलते थे? असम। क्या बोलते थे? असम। अब ध्यान दो, इसमें आ रहा है ना? हाँ, अब ध्यान दो, यहां से नागालैंड को अलग किए 1 दिसंबर 1963 को और एक स्टेट बना दिए। क्या बना दिए? स्टेट बना दिए। नागालैंड सीधा स्टेट बना। नागालैंड यूनियन टेरिटरी नहीं बना। असम से कट के सीधा क्या बन गया? स्टेट। अब पकड़ो इधर, बचा पूछा। अरुणाचल प्रदेश एक, मेघालय एक, दो, ये दो बोलो। अरुणाचल प्रदेश एक, इधर उधर ले लेता हूं तो इधर ओवरलैप होगा। अरुणाचल प्रदेश एक और मिजोरम 2। 21 जनवरी 1972 इन दोनों को बना दिया गया यूनियन टेरिटरीज। क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज। ये क्या था अभी तक? नेफा। 1954 से 1972 तक क्या था? नेफा। हालांकि यहां का शासन प्रशासन कौन देख रहा था? केंद्र सरकार। लेकिन ये नेफा था। अब इसको औपचारिक रूप से क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज। नेफा खत्म और नाम रख दिया गया क्या? अरुणाचल प्रदेश। और मिजोरम जो कहां था? असम के अंदर, वहां से काट के निकाला गया। क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। और इसी डेट को 21 जनवरी 1972 को, इसी डेट को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी बना दिया गया स्टेट्स। क्या बना दिया गया? स्टेट्स। स्टेट्स। लेकिन ध्यान रखना है, मेमात्री में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में ये जो मेघालय है ये असम से कट के बन रहा है स्टेट। लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी से बन रहा है। सोचो, इतना बताने के लिए मैं कब से बता रहा हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 1972 में जो त्रिपुरा बना था राज्य, या मणिपुर राज्य बना था, ये कौन से अधिनियम से बना है? तो मणिपुर बना है मणिपुर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 से। ये त्रिपुरा राज्य 1972 से, त्रिपुरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 से। लेकिन मेघालय किससे बना है? असम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 से, क्योंकि असम से कटा है। जब ये लोग असम से कटे बटे नहीं है। आया? हियर वी हैव कंप्लीटेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स। कल देख लेंगे थोड़ा सा यूनियन टेरिटरीज। कहानी खत्म हो जाएगा। तो उसी में डी फैक्टो बता दूंगा और डी ज्योर बता दूंगा, है ना? चलिए। जय
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।